एकेडमी। सो इससे पहले लास्ट जो जितने लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल को स्टडी किया था। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग और वी विल बी स्टार्टिंग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ये टाइनी सेल्स प्रेजेंट है ना, इन सेल्स के अंदर पूरी एक दुनिया बसती है। इतने सिस्टम्स और इतने ऑर्गेनल्स हैं जो मिलके हमारे सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी में इतनी जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हो रही थी, मैंने आपसे स्टार्ट वाली वीडियोस में भी कहा था कि सेल इज अ फंक्शनल यूनिट। तो फंक्शनल कैसे है? क्योंकि वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, उनको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसी सेल के अंदर हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन की बात करूं, सो इट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनल्स दैट वर्क्स इन coordination to perform out different functions of the cell। ठीक है, कुछ ऑर्गेनल्स या कुछ ऑर्गेनल्स का क्या है, एक नेटवर्क है जो कि हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है। और ये बेसिकली कर क्या रहा होता है, कोऑर्डिनेशन में काम करता है और हमारे बॉडी के या हमारे सेल के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। अब हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो बना किस चीज से है? ठीक है, अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की कि हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो किन किन ऑर्गेनल्स से मिलके बना हुआ है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, यू ऑल नो। ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन सब में से कौन से जो ऑर्गेनल्स हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे होते हैं और कौन से जो है दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं? इफ यू टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो इसमें हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रेक्टिकुलम, however you want you can pronounce it। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको आप बोल सकते हैं, लाइसोसोम्स है और लास्ट में हमारे पास आते हैं वैक्यूल्स और वेसिकल्स। ये लाइसोसोम्स और ये वैक्यूल्स असल में वेसिकल्स ही होती है, बट इनके बीच कुछ डिफरेंसेस होती है। ठीक है, जो कि गोल्जी बॉडी से क्या हो रहे होते हैं, ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोनेंट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। यही ऑर्गेनल्स मिलके जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे होते हैं। और अगर हम बात करें ये आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। इससे पहले भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लास्ट में हम लोग चैप्टर के लास्ट में हम एक सेशन रखेंगे एमसीक्यूज का, जिसमें आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यूज जो है कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उसी के लेवल के मिलेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आया था और उसमें पूछा गया था दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो उसमें जो एग्जैक्ट आंसर था दैट वाज माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी जितने ऑर्गेनल्स थे वो सब पार्ट था उसका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया वाले टॉपिक में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इसका जो नेचर है या इसका जो ओरिजिन है दैट इज डिफरेंट। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में हम लोगों ने इस बात को डिस्कस भी किया है। सो नॉन मेम्ब्रेनियस सिस्टम ऑर्गेनल्स हमारे पास कौन कौन से है? उसमें हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। इसके अलावा आता है क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट सेल अगर हम बात करें, क्योंकि उनमें होता है क्लोरोप्लास्ट, उन्होंने करना होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो उनको
लाइट कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, दैट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट जो है तो वो प्लांट सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अलावा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस इन्वेलप इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि न्यूक्लियस के इन्वेलप से अभी जब मैं आपको एक रफ सा प्रोसेसिंग दिखाऊंगी यहाँ पे कि किस तरह से एग्जैक्टली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम काम करता है तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो न्यूक्लियस है इसका जो इन्वेलप है, इसका जो मेम्ब्रेन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि उसी से हमारे पास ओरिजिनेशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। बट जो पूरा न्यूक्लियस तो अंदर खुद एक पूरा सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर है ना, तो न्यूक्लियस जो है वो पर्सनली इस चीज का पार्ट जो है वो नहीं है, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और इसके अलावा जो राइबोसोम्स हैं, दीज ऑल आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो कौन कौन से है? गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, ट्यूब्स एंड वेसिकल्स, दीज आर यूजुअली द कंपोनेंट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम समझते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में असल में प्रोसेसिंग जो है वो कैसे हो रही होती है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बेसिकली जो काम होता है वो एग्जैक्टली होता कैसे, ठीक है, प्रोसेसिंग किस तरह से होती है। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियस, मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर? ये हुआ हमारा न्यूक्लियस, और ये इससे क्या अराइज हुआ है, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, अभी मैं आपको रफ सा बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। जब हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमारे न्यूक्लियस के एनवेलप से अराइज हुआ होता है, ठीक है, कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियस, ये हुआ हमारा न्यूक्लियस सेल का जो सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास क्या निकलती है, कुछ वेसिकल्स निकलती है, ठीक है, और उन वेसिकल्स में, इन वेसिकल्स में क्या होता है, अनप्रोसेस्ड या अनसिंथेसाइज्ड लिपिड्स या फिर प्रोटीन्स होती है। क्लियर? या तो लिपिड्स इसमें होंगे या होंगे इसमें प्रोटीन्स। ये अनसिंथेसाइज्ड प्रोसेस्ड या अनसिंथेसाइज्ड या अनप्रोसेस्ड जो लिपिड्स होते हैं या जो प्रोटीन्स होती है, इन्होंने जाना होता है फर्दर, एक दूसरे स्ट्रक्चर में एंटर होना होता है, एंड दैट इज गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, ठीक है, इस किस्म का गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह के वेसिकल्स जो है वो उससे अराइज हुए होते हैं। इन वेसिकल्स को क्या नाम कहते हैं, इनको बोलते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स। अब इन सिक्रीटरी वेसिकल्स में अगर आपको मैं कुछ यूं ऐसे बना के दिखाऊं, यहाँ पे क्लियर होगा। कुछ वेसिकल्स इससे निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स। तो उन वेसिकल्स में दो किस्म के वेसिकल्स होते हैं। एक वो वेसिकल होते हैं, लाइक ये एक वेसिकल हुआ, ये दूसरा वेसिकल हुआ फॉर एग्जांपल। तो ये एक जो वेसिकल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे एंजाइम्स, यहाँ पे क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। इससे आपको शायद पता चल भी जाए कि एंजाइम्स है तो वो क्या हो गया, बेसिकली हमारे सेल के अंदर जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद है, ठीक है, राउंड स्फेरिकल, जिसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम, जिसको हम लोग सोसाइटल बेस भी बोलते हैं, और उनका जो अपना नेम है दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसो मीन्स स्प्लिट एंड सोम्स मीन्स बॉडी। तो स्प्लिटिंग बॉडीज होती है, इनमें क्या होते हैं, इनमें एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या कर रहे होते हैं, ये लाइसोसोम का फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये चीजों से सेल से वोन आउट चीजों को हटाता है, ठीक है, जो डैमेज ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं
जो अपने असली फॉर्म में नहीं होते, जो सेल को नुकसान पहुंच जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उनको हटा रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम वाले स्ट्रक्चर्स या वेसिकल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइसोसोम। और कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं जिनमें प्रेजेंट होता है वाटर, जिनमें प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स या फिर वेस्ट्स। तो ऐसे वेसिकल्स को हम लोग नाम देते हैं वैक्यूल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक दो बातें और भी पता चली कि लाइसोसोम की ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, गोल्जी बॉडी से होती है। गोल्जी बॉडी से यहाँ पे अगर मैं आपको बता के दिखाऊं तो यहाँ पे इससे क्या निकलते हैं, वेसिकल्स निकलते हैं। और वो वेसिकल्स दो किस्म के होते हैं, जो कि कुछ हमारे लाइसोसोम को बना रहे होते हैं और कुछ हमारे वैक्यूल्स को बना रहे होते हैं। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया। वैक्यूल्स में क्या होगा, वाटर होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे या फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होगा। और लाइसोसोम में क्या होंगे, इसमें एंजाइम्स होंगे, हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, जो कि इसके फंक्शन में हेल्प करते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एसिडिक मीडियम पे काम कर रहे होते हैं। क्लियर। तो एक तो हमें ये पता चली कि लाइसोसोम जो है वो क्या, उसकी ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, गोल्जी बॉडी से होती है। राइट। अगर आप लोग एमडीकेट के एस्पिरेंट्स और आप लोग मेरा लेक्चर देख रहे हो तो इस किस्म के पॉइंट्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर ले और इसको अच्छे से याद रखिए। और अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी की, तो उसका भी एक फंक्शन हमें पहले से पता चल गया कि वो क्या कर रहा होता है, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है। और प्रोसेस आपको पता चल गया कि किस तरह से करता है। ठीक है, फॉर्मेशन उसकी कैसे होती है। तो इसी तरह से पहले न्यूक्लियस से अटैच हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे कुछ वेसिकल्स निकलते हैं जिनमें अनप्रोसेस्ड लिपिड या प्रोटीन होता है। वो अनप्रोसेस्ड लिपिड या प्रोटीन के वेसिकल्स जो है फर्दर जाते हैं गोल्जी बॉडी में। इट मूव अलोंग, ये क्या है, ये सिस्टर्ने है ना। आगे हम लोग गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में डिटेल में फिर समझेंगे ये क्या है, सिस्टर्ने है। सो इट मूव अलोंग द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी बॉडी। और यहाँ से कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स निकलते हैं। उन वेसिकल्स में दो किस्म के वेसिकल्स होते हैं, वन कंटेन एंजाइम्स एंड अदर कंटेन्स वाटर, न्यूट्रिएंट और वेस्ट। राइट। सो दो किस्म के वेसिकल्स निकलते हैं, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। वैक्यूल्स और लाइसोसोम के बीच मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। तो कुछ इस तरह से हमारे सेल के अंदर हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है और वो इस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ तक सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गई। तो अब जो हमारा मेन फोकस होगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की पॉइंट्स आपको सारे क्लियर हो गए। अब मेन फोकस हमारा किस चीज पे होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। नेक्स्ट में फिर गोल्जी बॉडी पे, लाइसोसोम पे, वैक्यूल्स और वेसिकल्स। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और अपना जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, जो मेन टॉपिक है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस ऑर्गेनल के बारे में सबसे पहले बात की थी 1897 में एक साइंटिस्ट ने, और उन्होंने यूज किया था लाइट माइक्रोस्कोप। मतलब अपनी ऑब्जर्वेशंस के लिए उन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप को यूज किया था। ये भी एक पॉइंट ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो 1897 में चार्ल्स गार्नियर, ठीक है, चार्ल्स गार्नियर ने लाइट माइक्रोस्कोप को यूज करके 1897 में इस ऑर्गेनल के बारे में बताया था कि ऐसे ही एक ऑर्गेनल जो है वो सेल के अंदर मौजूद होता है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद 1945 में कौन आए थे, केथ आर पॉटर, हम उनको पॉटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पॉटर ने 1945 में लेसी ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में बताया था कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
तो वो क्या है, दैट इज अ लेसी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो खैर नहीं, इसके इन्वेलप के साथ कनेक्टेड मौजूद होता है, राइट। तो इसने लेसी ऑफ मेम्ब्रेन्स के बारे में बताई थी, पॉइंट हमें बताया था, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपनी स्टडी की थी। ठीक है, और ये जो साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डीपली यूज कर लेते हैं ना, तो ये उससे कुछ अलग यूज के बारे में बता देते हैं। इससे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंगर निकर्सन ने भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके स्टडी की थी, राइट। इसी तरह से आर पोर्टर, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि आर पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की थी। ठीक है, मेम्ब्रेनियस जो पॉइंट इसमें है ना कि ये जो है मेम्ब्रेन से बना हुआ है, तो वो आर पोर्टर ने की थी। और अगर बात करें इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की के इस ऑर्गेनल को किसने डिस्कवर किया था, तो वो फिर हमारे पास चार्ल्स गार्नियर आते हैं, राइट। तो ये इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब अगर बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कि एग्जैक्टली ये है क्या, सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ membrane bounded sac-like structures called cisternae। सिस्टर्ने यहाँ भी प्रेजेंट होता है, सिस्टर्ने गोल्जी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट सिस्टर्ने एंड दिस वन। अभी अब मैं जब आपको डायग्राम बताऊंगी तो आपको पॉइंट हो जाएगा क्लियर। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्ने। इस सेक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल का, दैट इज प्रेजेंट near to the nuclear envelope या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि सिस्टर्ने का एक नेटवर्क है जो कि मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के साथ मौजूद होता है। अभी आप डायग्राम को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस यही है कि ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स का, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने, और ये सेल के अंदर मौजूद होता है। और इसका प्रेजेंस जो है वो क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर इसके दो मेन उसके बारे में मैं आपको बताऊं फंक्शंस के बारे में, तो ये क्या कर रहा होता है, लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है। तो अब अंडरस्टैंड करते हैं इसकी डायग्राम को। अब इसका डायग्राम कुछ यूं है हमारे पास, ये अगेन हमारा हुआ न्यूक्लियस, सेल के सेंटर में एक बड़ा प्रोमिनेंट ऑर्गेनल आपको नजर आएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है ना। हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो हमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल ही प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोट्स में आपको सिंगल दिखाई देंगे। तो ये हमारा न्यूक्लियस हुआ। इस न्यूक्लियस में आपको कुछ न्यूक्लियर पोर्स दिखाई देती है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के ऊपर आपको क्या दिखाई देती है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पे, मेम्ब्रेन के सरफेस पे कुछ राइबोसोम्स, और इसी मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ही हमारे पास ओरिजिनेशन होती है किस चीज की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कुछ इस तरह।
इस किस्म का एक सिस्टर्नल नेटवर्क जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे किसके इनवेलप के साथ कनेक्टेड, न्यूक्लियस के इनवेलप के साथ कनेक्टेड। इसी तरह का सेम यहां भी होता है। ये वाला स्ट्रक्चर आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये ट्यूब्यूल्स और ये जो सिस्टर्ने है ना, इनके प्रेजेंस का एक रीजन है। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियस, ये हुआ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है और इसी आउटर मेम्ब्रेन के साथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसको चले आपको कर लें। ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इस एक को आप क्या बोलेंगे, इस एक सिंगल स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने। ये हमारे पास क्या है, सिस्टर्ने है। और यही सिस्टर्ने हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा होता है। और इसको रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं कुछ, क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से इसको रफ बोलते हैं, क्योंकि ये जो राइबोसोम का प्रेजेंस होता है ये इसके सरफेस को रफ बना रहा होता है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये हुआ हमारे, ये कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। एक सिंगल को हम क्या कहेंगे, ट्यूब्यूल। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या बना रहे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ क्यों बोल रहे, क्योंकि इसके सरफेस पे आपको कोई जो है क्या नहीं दिखाई देंगे, राइबोसोम दिखाई नहीं देंगे। इसका जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा, इसका सरफेस रफ होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बंडल ऑफ राइबोसोम्स दिखाई देंगे, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कर रहा होता है प्रोटीन की सिंथेसिस, और उसके सिंथेसिस के लिए उसको रिक्वायर होता है राइबोसोम। इसी वजह से राइबोसोम को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बना होता है सिस्टर्ने से, ये बना होता है ट्यूब्यूल से। अब सिस्टर्ने का गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच अगर डिफरेंस मैं आपको बता दूं सिस्टर्ने का, तो वो ये है कि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। बाकी दीज बोथ आर सेम स्ट्रक्चर्स। वहां पे राइबोसोम आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही होती, बल्कि वहां पे क्या होता है, मॉडिफिकेशन होती है। यहाँ से जो सिक्रेटरी वेसिकल्स निकलते हैं, उन्हीं वेसिकल्स ने गोल्जी बॉडी में इंटर होना है, वहां पे उनकी मॉडिफिकेशन होगी, ग्लाइकोसाइलेशन होगी, वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे, वहां पे एग्जैक्ट प्रोटीन जो है वो नहीं बनेगा, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस कौन कर रहा होता है, राइबोसोम कर रहा होता है। तो इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको क्या दिखाई देंगे, राइबोसोम दिखाई देंगे। और यही जो है मेन डिफरेंस है बिटवीन सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी बॉडी एंड सिस्टर्ने ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई। अच्छा, इसके अंदर ये जो आपको कुछ लिक्विड मटेरियल भी दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे तो आपको दिखाई नहीं देता, ये सारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, इसके लिए अपने स्टेन्स यूज होते हैं, राइट। तो इसके अंदर अगर आप देखें आपको मिलेगा ल्यूमेन, और इस ल्यूमेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है, यही जो मेम्ब्रेन बाउंडेड या आप यूं कहें कि इस ल्यूमेन को ये जो सिस्टर्ने हैं या ये जो ट्यूब्यूल्स है या सिस्टर्ने हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो इस ल्यूमेन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यही मेम्ब्रेन क्या है, यही मेम्ब्रेन्स जो है ये इस ल्यूमेन को
प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और ये इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस से अलग करते हैं। अब पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है? ये जो आपको दो मेम्ब्रेन्स के बीच में ये स्पेस नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। सो ये जो मेम्ब्रेन्स होती है सिस्टर्ने की या ट्यूब्यूल्स की, ये इस ल्यूमेन को पेरी न्यूक्लियर स्पेस से अलग करवाते हैं और इसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा होता है? इसकी प्रोटेक्शन यही जो मेम्ब्रेन्स होती है यही कर रही होती है, राइट। यहाँ तक आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई। इसका डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया, ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्ने के बीच डिफरेंस समझ आ गया। सिस्टर्ने जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक बना रहा होता है और ट्यूब्यूल्स जो है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा होता है। और ये हमारा ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है। इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हो गए, सारी पॉइंट्स। लेट मी चेक आउट द वीडियो। तो यहाँ तक आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई, ओके। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना असल में किस चीज से? तो यही सिस्टर्ने से बना है, ट्यूब्यूल से बना है और कुछ वेजिकल्स से, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वेजिकल्स भी निकल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इफ यू हैव एनी डाउट you feel free to ask me in the comment section. यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे पास 3 स्ट्रक्चर से बना है। फर्स्ट वन की अगर मैं बात करूं तो दैट इज सिस्टर्ने। सेकेंड वन इज ट्यूब्यूल and third one is vesicles. Clear? सबसे पहले बात करते हैं सिस्टर्ने की। तो सिस्टर्ने पे सबसे पहले अगर बात करें हम तो इस पे आपको कोई राइबोसोम्स जो है वो दिखाई नहीं देंगे। क्लियर? क्योंकि सॉरी इस पे आपको राइबोसोम्स दिखाई देंगे, हैव राइबोसोम्स। इसमें क्या होंगे? राइबोसोम्स होंगे, क्योंकि ये बना रहा होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो सिस्टर्ने सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? तो सिस्टर्ने पे आपको राइबोसोम्स दिखाई देंगे, इसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस होगी वो रफ होगी। और इसके अलावा ये फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। आगे जब हम रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच डिफरेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी पॉइंट्स वहीं पे भी डिस्कस होंगी, तो आप इसको अच्छे से अभी से ध्यान में रख लें। अब बात करते हैं ट्यूब्यूल्स की। तो ट्यूब्यूल्स में आपको कोई राइबोसोम जो है वो दिखाई नहीं देंगे, नो राइबोसोम्स। क्लियर? इसके अलावा अगर यहीं पे आप देखें क्रॉस इसका करें तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा होता है हमारा। क्लियर? और ये क्या होते हैं? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स है ना, तो ट्यूब्स के फॉर्म में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी मैंने आपको डायग्राम में बता भी दिया। क्लियर? और इसकी जो अपीयरेंस होती है तो वो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई राइबोसोम आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये हुए इसका जो अपीयरेंस है दैट इज स्मूथ, और ये हेल्प कर रहे होते हैं हमारे लिपिड सिंथेसिस में। क्लियर? और अगर हम बात करें वेसिकल्स की, अच्छा तो इतना आपको क्लियर हो गया। ट्यूब्यूल सिस्टर्ने जो है तो इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे होते हैं, हमारा फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसका जो अपीयरेंस होता है वो रफ होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है।
अब अगर और ट्यूब्यूल्स जो है उसमें राइबोसोम्स नहीं होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो वो बना रहे होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मूथ उसका अपीयरेंस होता है और लिपिड सिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हमारे पास बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं। कुछ सेल्स जो है तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं और कुछ जो है तो वो उसकी लिपिड्स की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। क्लियर? तो अब सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स का जो प्रेजेंस होता है वो सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो सेल्स हमारे पास प्रोटीन बना रहे होते हैं वहां पे आपके उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको सिस्टर्ने ज्यादा दिखाई देंगे, राइट? और जहां पे आपको लिपिड सिंथेसिस दिखाई दे रहा है कि वहां पे लिपिड सिंथेसिस हो रही है तो वहां पे आपको ट्यूब्यूल जो है तो वो ज्यादा दिखाई देंगे उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, उसको अपने अच्छे से अपने साथ नोट कर लें। तो सिस्टर्ने उन सेल्स में होंगे जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा हो रही है और ट्यूब्यूल्स उन सेल्स में होंगे जिसमें लिपिड की सिंथेसिस ज्यादा हो रही है। तो इसमें अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दे दूं सेल का तो कौन कौन से आते हैं? अच्छा, सबसे पहले आते हैं पेनक्रियाटिक सेल्स। वहां पे भी क्या हो रहा होता है? वहां पे भी क्या हो रहा होता है? यहाँ पे चलिए आपको डिफरेंस से आपको दूं ताकि क्लियर हो जाए। पेनक्रियाटिक सेल्स, वहां पे भी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। सो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जब स्पेसिफिक चैप्टर आएगा तब आपको पूरा डिटेल मिलेगा। अब आप लोग सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉन्सेप्ट को समझे। तो पेनक्रियाटिक सेल्स में भी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है तो वहां पे भी आपको सिस्टर्ने ज्यादा दिखाई देंगे। इसके अलावा गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स जानते हो जो हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं और वो वहां पे बना रहे होते हैं म्यूसिन। म्यूसिन क्या है? अगेन इट इज अ प्रोटीन। म्यूसिन क्या है? हमारे पास प्रोटीन है। ठीक है, तो उस म्यूसिन को गॉबलेट सेल्स बना रहे होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, राइट? तो ये भी यहाँ पे भी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। तो गॉबलेट सेल्स में भी आपको इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ज्यादा जो है कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा? सिस्टर्ने दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ हमारे हेयर सेल्स में कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेयर में कौन सा है? केराटिन। तो हेयर सेल्स में, नेल्स में, इन सब में आपको कौन दिखाई देगा? सिस्टर्ने जो है वो दिखाई देगा। अच्छा, एक दूसरा मेरे जहन में सेल आया, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा सेल्स जो कि हमारे इम्यून सेल्स हैं। ठीक है, प्लाज्मा कौन से है? हमारे इम्यून सेल्स है। प्लाज्मा को एक दूसरा नाम भी कहते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसका दूसरा नाम क्या है। अगर आपको पता है तो डायरेक्टली कमेंट मार दे, अगर नहीं पता तो मुझे बता दे सर्च करके कि प्लाज्मा का दूसरा नाम जो है वो क्या है। ये तो इसका कॉमन नेम है। तो प्लाज्मा हमारे पास क्या है? इम्यून सेल्स है। क्लियर? और इम्यून सेल्स की अगर बात आ गई तो फाइटिंग होगी पैथोजन से, उसके लिए बनती है वहां पे एंटीबॉडीज। क्या बनती है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का जो नेचर होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। सो अगेन आपको प्लाज्मा सेल्स में भी कौन दिखाई देगा? उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे सिस्टर्ने। क्लियर? तो ऐसे सेल्स जहां पे प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है वो एक्टिव है तो वहां पे आपको उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्ने जो नेटवर्क है वो ज्यादा दिखाई देगा। और अगर ऐसे हैं जहां पे लिपिड की सिंथेसिस हो रही है तो वहां पे आपको ट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे। अब ट्यूब्यूल्स आपको कौन से सेल्स में दिखाई देंगे? सबसे पहले तो फैट सेल्स, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज हो गए। इसके अलावा लेडिग सेल्स हो गए, लेडिग सेल्स हो गए। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको स्पेसिफिक चैप्टर में अगेन आई एम रिपीटिंग पूरा डिटेल मिलेगा। अभी आप लोग सिर्फ नेम्स को याद रखें कि इन सेल्स में होती है लिपिड की सिंथेसिस, स्टीरोल्स की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे आपको ये वाले स्ट्रक्चर ज्यादा दिखाई देंगे। इसके अलावा ग्रेनुलोसा सेल्स, इन सेल्स के नाम जो है ना ये आपके लिए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप इतना याद रखें कि इन सेल्स में आपको कौन दिखाई देगा? आपको यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा दिखाई देंगे इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में,
राइट। तो ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्ने के बीच आपको डिफरेंस समझ आ गया कि कौन कौन से सेल्स में ट्यूब्यूल ज्यादा हमको दिखाई देंगे, कौन कौन से सेल्स में आपको सिस्टर्ने ज्यादा दिखाई देंगे। अब अगर बात करें वेसिकल्स की, तो वेसिकल्स की कुछ कहानी यूं है कि ये आपको सिस्टर्ने के साथ भी अटैच दिखाई देंगे। क्लियर? क्योंकि वेसिकल्स क्या है, ये तो सिक्रीशन इसकी हो रही होती है ना, तो ये तो कोई स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस नहीं कर रहा होता, ये इनके साथ साइड वाइज हेल्प कर रहा होता है इनके फंक्शन में, राइट। लेट मी चेक आउट द वीडियो। ओके, तो ये क्या कर रहे थे, ये सिस्टर्ने के साथ भी मौजूद होते हैं और ये हमारे पास ट्यूब्यूल्स के साथ भी ऐड होते हैं। क्या तक बात क्लियर हो गई? अच्छा चले, इसमें भी अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं, तो अगर सिस्टर्ने वेसिकल्स के साथ अटैच है तो उसमें एग्जांपल यहाँ पे सिस्टर्ने है तो प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है, तो प्रोटीन। अच्छा, अब बात करते हैं अपने नर्व सेल्स की। अब नर्व सेल्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे जो कि क्या कर रहे होते हैं, अलोंग द लॉन्ग एक्सॉन्स सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं पूरी बॉडी में। तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, those neurotransmitter are protein in nature. क्लियर? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं तो ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे नर्व सेल्स में जो सिस्टर्ने है, यहाँ पे आपको वेसिकल्स इसके साथ ज्यादा दिखाई देंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्यूब्यूल की अलॉन्ग विद वेसिकल्स, तो ये आपको इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद है, राइट। एड्रीनल कॉर्टेक्स, इस एड्रीनल कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की क्या हो रही होती है, फॉर्मेशन हो रही होती है। क्लियर? तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लाइक ये हमारे पास हार्मोन्स की सिक्रीशंस करते हैं। इसमें अगर आपको एग्जांपल दूं भी मैं हार्मोन का, तो कोर्टिसोल जो हार्मोन है दैट इज लिपिड इन नेचर, ठीक है। स्टीरोल हार्मोन है ये हमारे पास। तो यहाँ पे भी आपको ट्यूब्यूल के साथ वेसिकल्स जो है वो दिखाई देंगे। तो होपफुली आप लोगों को तीनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ पे हमारे पास सिस्टर्ने मौजूद होंगे, उन सेल्स में जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिव है, और कहाँ पे आपके पास ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जहां पे आप लिपिड सिंथेसिस एक्टिव है, और वेसिकल्स कहाँ पे सिस्टर्ने के साथ और कहाँ पे ट्यूब्यूल्स के साथ अटैच आपको दिखाई देंगे। और उसके साथ साथ मैंने आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी दिया। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कस के बांध ले इन सेल्स के नेम्स को, इसको अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। एंड अगेन अगर आप एमडीकेट के एस्पिरेंट्स हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको अच्छे से नोट कर ले क्योंकि इसी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स के बारे में। एक है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है राइबोसोम से, सॉरी ये बना होता है सिस्टर्ने से। मैंने आपसे कहा था ना कि इन पॉइंट्स को अच्छे से याद करें क्योंकि यहाँ पे ही अगेन रिपीट होंगी। तो ये बना होता है सिस्टर्ने से और उन सिस्टर्ने पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, और उसी राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से इस सिस्टर्ने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ग्रैनुलर, क्योंकि ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। इसके अलावा अगर इन द कंपैरिजन विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, और ये ज्यादा स्टेबल इसलिए भी होगा क्योंकि ये कर रहा है प्रोटीन की सिंथेसिस। हमारी बॉडी 60% प्रोटीन से बनी है, हमारी बॉडी में बहुत एक दुनिया बसती है प्रोटीन्स की। इसके अलावा जितने एंजाइम्स हैं एक्सेप्ट वन, वो सारे एंजाइम्स भी प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। कितने एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में, कितने फंक्शंस हो रहे होते हैं, उन सब के लिए अपना एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो हमारे रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं बायोकैटलिस्ट से। तो वो सारे भी क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज कंपेयर टू स्मूथ ज्यादा स्टेबल होगा
ये भी ये नहीं है कि स्टेबल नहीं होगा, बट इन कंपैरिजन विद दिस ये हमारा ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये राइबोसोम के प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है। ठीक है, क्या कर रहा होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है। क्लियर? इसके अलावा अगर इसके और फंक्शंस की हम बात करें तो इसमें ये हेल्प कर रहा होता है डिटॉक्सिफिकेशन में, हेल्प कर रहा होता है। और इस डिटॉक्सिफिकेशन में इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम C450, P450 आई थिंक सो, P450। ये जो है तो इसके अच्छा ये डिटॉक्सिफिकेशन भी अब एक अलग कहानी है, ठीक है, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, बस आप इतना याद रखें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा होता है। बट स्टिल अगर आपको डिटॉक्सिफिकेशन पे भी लेक्चर चाहिए कि किस तरह से साइटोक्रोम P450 काम कर रहा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा ये हेल्प कर रहा होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या कर रहा होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये कैल्शियम आयन की रेगुलेशन कर रहा होता है, उसके एंट्री और उसके रिलीज को मेंटेन कर रहा होता है। अच्छा, मसल से मुझे एक पॉइंट याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करें मसल सेल्स में, ठीक है, तो ये इसको क्या कहा जाता है? इसको सार्कोप्लाज्म। सार्को का वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है? मसल के लिए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन केस ऑफ मसल सेल्स। मसल जो सेल्स है ना, ये हमारे बॉडी के बहुत स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं, राइट। तो इनकी भी अपना एक अलग इनका जो है स्टैंडर्ड है बॉडी में। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही बताया था कि इन केस ऑफ मसल सेल हम उसको पे प्लाज्मा लेमा कहते हैं। इसी तरह इन केस ऑफ मसल सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पे ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो है वो अटैच हो जाए किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एर्गेस्टोप्लाज्म। ये पॉइंट थोड़ा मैंने कंजेस्टेड लगा, आपको ये पॉइंट समझ आ गया ना कि मसल सेल्स में इसको हम पे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो है इसके साथ अटैच हो जाए, मतलब ज्यादा राइबोसोम्स एक स्ट्रक्चर पे अटैच हो जाए, तो उसको हम पे बोलते हैं एर्गेस्टोप्लाज्म। क्लियर? और इसी तरह इन केस ऑफ नर्व सेल्स अगर मैं बात करूं कि नर्व सेल्स में जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स का। कहां मैं लिखूं? निजल्स ग्रेन्यूल्स। दिखाई दे रहा है आपको? लेट मी चेक आउट। हाँ, निजल्स ग्रेन्यूल्स जो है इन केस ऑफ नर्व सेल्स, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पे हम क्या नाम देंगे? ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको चीजें तो पता होंगी लेकिन याद नहीं होगी, फिर आपको नहीं पता होगा कि निजल ग्रेन्यूल्स जो था इसका एग्जैक्ट मतलब ये किस लिए यहाँ पे ये वर्ड जो यूज हुआ, ये असल में कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम है, लेकिन इन केस ऑफ नर्व सेल्स हम यूज करते हैं। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई थॉट कि आप लोगों से डिस्कस कर लूं। तो ये हुआ हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किस्सा के किस तरह से बना होता है, उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेनुलर होता है, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बना होता है ट्यूब्यूल से, जहां पे आपको कोई राइबोसोम दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये कर रहा होता है लिपिड की सिंथेसिस, राइट। इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है एग्रेनुलर, एज कंपेयर टू दैट लेस स्टेबल होता है। अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपको ये पॉइंट्स अच्छे से पे क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा ये कर रहा होता है लिपिड सिंथेसिस में हेल्प,
और इसके अगर फंक्शन की हम बात करें तो लिपिड सिंथेसिस के अलावा ये लाइसोसोम्स के एंजाइम्स बनाने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, लाइसोसोम में हमारे पास तकरीबन 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो उसके इस एंजाइम्स के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहा होता है। क्लियर? कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म में भी ये क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। सो दिस वाज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होपफुली आपको इसमें कोई जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स को। आपको सिस्टर्ने कहाँ कहाँ दिखाई देंगे, सारे सेल्स मैंने आपको बता दिए। आपको ट्यूब्यूल्स कहाँ कहाँ पे दिखाई देंगे, वो भी मैंने सारे सेल्स बता दिए। और वेसिकल्स आपको कहाँ कहाँ किसके साथ कैसे मिलेंगे, तो वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दिया, राइट। और अगर बात करें रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच डिफरेंसेस की, तो वो भी मैंने आपको बता दिए, इसके फंक्शन, स्ट्रक्चर, सब कुछ। तो आई डोंट थिंक सो आपको इसमें फर्दर कोई कंफ्यूजन होगा। इसके अलावा अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम जनरली बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ये भी मतलब ओवरऑल एक फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट सेल, उनका ये है कि उनका ओरिजिन डिफरेंट है। वी ऑल नो, हमने एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, वो जो है प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के है, तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स है आपको दिखाई देते हैं सेल के अंदर, उन सारों की फॉर्मेशन कौन कर रहा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा होता है। और जो स्टार्ट में मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का प्रोसेसिंग दिखाया था ना, तो उसमें आप खुद देखें कि न्यूक्लियस से जो है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फर्दर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं ना, उन वेसिकल्स जो है ये जाके फर्दर गोल्जी बॉडी के सिस्टर्ने को बना रहे होते हैं। तो एक किस्म से गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, ये सारे जो है कौन बना रहा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बाकी जितने ऑर्गेनल्स है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बना रहा होता है सेल के अंदर। और इसके अलावा अगर मॉडर्न रिसर्च की हम बात करें, अभी अभी जो रिसर्च हुआ है, तो वो यही कहते हैं कि एजिंग के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो शेप है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज या फिर ओबेसिटी जैसे डिजीजेस जो है वो कॉज हो रहे हैं। तो एजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर बिहाइंड द डैमेज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। और इसके अलावा अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक्सिस की बात करें, अगर सेल में इसका एक्सिस हुआ ज्यादा, मतलब ये बने, फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं तो वो ये है कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन होता है, तो जब वो हमारे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब इंक्रीज हो जाए तो ये क्या करते हैं, ये पेनक्रियाटिक बी सेल्स के फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जिसकी वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया एक डिजीज कॉज होता है। ठीक है, हाइपर मीन हाई, और इंसुलिनीमिया जब इंसुलिन लेवल जो है वो बॉडी में हाई होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से भी फिर बॉडी को डिफरेंट डिजीज जो है वो लगती है। तो इसलिए तो कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर एक सेल जो है तो वो इन सब चीजों को मेंटेन कर रहा होता है, सारे फंक्शंस को अच्छे से जो है परफॉर्म कर रहा होता है। और तो यही सारी कहानी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको नॉलेज मिला है, सो कीप सपोर्टिंग अल्ट्रा ब्रेन्स अकेडमी। थैंक यू सो मच।